नमस्कार। अभी जो हम देखने वाले हैं वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम बात करें मिडल गेम की तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर्स ऐसे आ जाते हैं जो कि हमको समझ नहीं आते हैं या हमको उनके बारे में जानकारी नहीं होती है। अगर हम पॉन स्ट्रक्चर की बात करें तो वो ऐसा ही है जैसे कि कोई आर्टिस्ट अगर कोई ड्राइंग करता है किसी बंदे का, अगर वो फोटो मतलब निकाल रहा है ड्राइंग, तो उसमें होता ही है कि पहले वो आउटलाइन ले लेता है, राइट। आपने बहुत बार देखा होगा, शायद आप में से किसी ने किया भी। लेकिन जब चेस की बात आती है तो जो पॉन स्ट्रक्चर है वही उसका मेन आउटलाइन है। तो बहुत बार आपको देखेगा कि जो जो रेगुलर चेस प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, पॉन स्ट्रक्चर देख के भी पहचान लेते हैं कि कौन सा ओपनिंग हुआ होगा या किस वेरिएशन में ये बात हो रही है इस गेम की। तो पॉन स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर हम चेस की बात करें तो। खासकर जब आपको थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए किसी पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में या किसी वेरिएशन के बारे में, तो पॉन स्ट्रक्चर्स को आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। तो उसमें से एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं आईक्यूपी, मतलब आइसोलेटेड क्वीन पॉन। अब मैंने जो पोजीशन लगाई है वहाँ आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है इसमें सब कुछ ओके है। मैंने खासकर लास्ट पोजीशन लगाई है जहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों के पास 6-6 पॉन है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा-सा अलग है। तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या-क्या इसमें अच्छी बातें हैं व्हाइट के लिए और क्या-क्या अच्छी बातें हैं ब्लैक के लिए, और खासकर दोनों में ड्रॉबैक्स भी क्या-क्या हैं। तो ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और मुझे मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये पसंद आएगा और आपको ज़रूर कुछ सीखने मिलेगा इसमें। तो हम लोग देखते हैं कि अगर पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए दोनों साइड के लिए। उसको मैं एक-एक करके आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर व्हाइट की बात करें हम, तो व्हाइट के पास पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट है, वो है ईज़ी डेवलपमेंट। ईज़ी डेवलपमेंट का मतलब है कि जब ये इस पोज़ीशन में ओपनिंग के बाद जो पार्ट होगा, तो आप ईज़िली डेवलप कर सकते हो अपने पीसेस, लाइक नाइट ऑन F3, नाइट ऑन C3, बिशप टू F4 और G5, या फिर बिशप टू D3 और C4। ये बहुत ही नेचुरली लग रहा है। और ब्लैक व्हाइट के लिए अगर हम रुक्स भी देखें तो C1 पे एक ओपन फाइल है, और दूसरे रुक के लिए D फाइल पे या E फाइल में कहीं भी प्लेस है, और क्वीन को भी आप E2 या D2 जहाँ भी आप चाहो ले सकते हो। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा झंझट नहीं हो रही है व्हाइट को समझने की कि पीसेस को कहाँ रखना है। बहुत बार ओपनिंग्स में ऐसा होता है कि आपको ये बहुत ध्यान लगाना पड़ता है कि पीसेस कैसे डेवलप होंगे। तो ईज़ी डेवलपमेंट जो है ये इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो व्हाइट के लिए यूज़फुल है। दूसरा है कि अगर हम इसमें देखें तो ओपन जो फाइल है, सी ओपन फाइल, वो हमेशा वाइट यूज़ कर सकता है। मैं एरोस को क्विकली हटा देता हूँ। तो वाइट उसको आराम से यूज़ कर सकता है, जो सी फाइल ओपन है। और अगर दूसरे रुक के लिए हम देखें, जो F1 पे रहेगा रुक, जनरली A1 वाला रुक आप C1 पे ला सकते हो और F1 वाले रुक को आप इस सेमी ओपन फाइल में ला सकते हो। मतलब सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ओपन सी फाइल और सेमी ओपन ई फाइल जो है व्हाइट को यूज़ कर सकता है अपने रुक्स के लिए, राइट। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो जब आप एक बार नॉर्मली ओपनिंग के बाद आप थोड़ा आगे बढ़ोगे, तो आप सोचोगे कि मैं और ज़्यादा कैसे डेवलप कर सकता हूँ अपने पीसेस को, और उनको मैं अपने सही मुकाम पे कैसे ला सकता हूँ ताकि वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएँ और ज़्यादा एक्टिव हो जाएँ उसमें। सो अगर हम देखें तो थर्ड जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट, वो है रुक लिफ्ट, या फिर उसको हम बोल सकते हैं क्वीन लिफ्ट। रुक लिफ्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जब आईक्यूपी की बात होती है, तो आइसोलेटेड क्वीन पॉन की बात होती है। तो जैसे कि आप देखिए कि मैंने बोला कि आपको कि रुक आप E1 पे रख सकते हो, समटाइम्स यू कैन प्ले रुक ऑन D1 ऑल्सो। मतलब आपको अगर सेमी ओपन ओपन फाइल में अगर नहीं रखना है, तो यहाँ से सिर्फ इसकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होगी कि आप बोलोगे कि ई फाइल या डी फाइल में रखने से वो एक्टिव हो जाएगा, नहीं। हालाँकि आप क्या कर सकते हो इसमें, आप आगे चल के इस रूक को शिफ्ट कर सकते हो अ, डी फाइल में, D3 पे, और फिर आप इसको ले सकते हो G3 या H3 पे। ये जो बात है, यहाँ पे ये थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है व्हाइट के लिए जिसको हम बोलते हैं रूक लिफ्ट। वैसे ही आपको अगर चाहिए तो आप फ्यूचर में कभी क्वीन को भी F3 लेके और H3 ले सकते हो। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं इस वीडियो में सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इसमें। इसके बाद हम जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा उसमें मैं प्लान्स के बारे में बात करूँगा कि हाउ टू प्ले विद आईक्यूपी या फिर अगेंस्ट आईक्यूपी। उन प्लान्स की हम बात करेंगे और फिर हम एक-एक गेम को भी उसमें इंक्लूड करेंगे ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आए। फिलहाल आप सिर्फ इस जो स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश करिए। सो रूक लिफ्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अ, अगर मैं थोड़ा-सा क्विकली आपको बता दूँ तो ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली ये 4 पार्ट में आ सकता है। आप मानो कि ये सबसे मोस्ट कॉमन
सब्जेक्ट है, हमेशा पॉन D4 पे और E6 पे पॉन जो है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कभी पॉन जो है वो C6 पे रहे। कुछ ओपनिंग्स में ऐसे भी स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे खासकर मुझे याद है गाइको पियानो में आप ऐसा स्ट्रक्चर ले सकते हो, राइट। जब ब्लैक पॉन यहाँ पे होती है तब भी हम इसको IQP स्ट्रक्चर ही बोलते हैं, आइसोलेटेड क्वीन पॉन वाला ही बोलते हैं। या फिर कभी ऐसा होता है कि व्हाइट का पॉन E3 पे है और ब्लैक का पॉन D5 पे है, तब भी इनमें जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो वैसे ही रहेंगे। तो आपको ये बातें भी हमेशा ध्यान रखनी है। या फिर ब्लैक व्हाइट का पॉन C3 पे हो और ब्लैक का पॉन D5 पे हो, ये 4 पार्ट जो है ABCD, इन चारों में ही वो आ सकता है। लेकिन हम लोग ज्यादातर D4 पे पॉन रख के ही सब समझने की कोशिश करेंगे, बाकी आप रूल्स जो है वो वैसे ही उसको लगा सकते हो। सो हमने देखा रूक लिफ्ट जो है वो आ सकता है वाइट की तरफ से। उसके बाद फोर्थ जो है, जैसे हमने देखा कि पॉन तो आइसोलेट है यहाँ पे D4 पे, लेकिन इसका फायदा ये हो सकता है कि वाइट कैन यूज E5 एंड C5। मतलब आपके जो पीसेस है, जैसे जनरली अगर हम देखें तो नाइट F3 पे रहता है और नाइट E5 पे आ सकता है बाद में इस पॉन के भरोसे। इवन आप कभी नाइट जो है अपना C5 पे ला सकते हो या रुक C5 भी ला सकते हो आप इसमें। खासकर ये जो नाइट होता है बहुत बार इधर आ सकता है, राइट। वो डिपेंड करता है कि ब्लैक ने जो है वो A6 B5 खेला है या फिर B6 खेला है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप E5 और C5 को आप यूज कर सकते हो। ये उसका फोर्थ पॉइंट है। और जो लास्ट जो मुझे लगता है नेचुरली, तो वो है स्पेस एडवांटेज। मैं मुझे हमेशा लगता है कि इन पोजीशंस में व्हाइट के पास अच्छा खासा स्पेस है, स्पेशली ऑन द किंग साइड, तो उसको आप यूज कर सकते हो। और वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि स्पेस एडवांटेज होना अपने आप में एक टेक्निकल एडवांटेज है और उसको आप यूज कर सकते हो। आपके पास अगर ज्यादा पीसेस हैं तो आप कोशिश करो कि किंग साइड अटैक लॉन्च, और ज्यादातर गेम्स में ऐसा होता भी है, राइट। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सेटअप को बहुत अच्छे से समझने की, क्योंकि हमने अभी वाइट के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ लिया था, मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास डायरी पेन है तो आप नोट डाउन भी कर लीजिए कि इजी डेवलपमेंट, सेमी ओपन E5 एंड C5, थर्ड इज रूक लिफ्ट, फोर्थ इज E5 एंड C5 स्क्वायर, और फिफ्थ जो है वो स्पेस एडवांटेज है वाइट के पास। बहुत ही स्लाइट है लेकिन है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअली अगर हम बात करें तो इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा बुक आता है जो जो मैं रिकमेंड करूंगा। आप जनरली चेक कर सकते हो नेट पे कहीं भी, कि विनिंग पॉन स्ट्रक्चर नाम से एक बुक है, जिसका जो ऑथर है वो है अलेक्जेंडर बाबुरिन। और ये बहुत ही प्यारा बुक है। अगर मैं एक मिनट कोशिश करता हूँ कि हाँ, बहुत ही प्यारा बुक है। इस बुक को आप अगर पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि विनिंग पॉन स्ट्रक्चर जो है उसमें कितना सारा नॉलेज दिया हुआ है इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए। और खासकर पॉन स्ट्रक्चर आपको अगर चेस में सच में आपको बहुत इंटरेस्ट है और आपको चेस को बहुत अच्छे से समझना है, तो आपको पॉन स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से उसकी पकड़ बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने व्हाइट की तरफ से देख लिया। अब हम देखते हैं कुछ ड्रॉबैक भी, मतलब हम थोड़ा प्रैक्टिकल रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही देखोगे व्हाइट के लिए, ब्लैक के लिए। आपको व्हाइट के लिए उसके जो ड्रॉबैक्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी देखने पड़ेंगे। तो व्हाइट के लिए अगर हम पहला प्रॉब्लम देखें, जो माइनस पॉइंट्स में बोलता हूँ हमेशा व्हाइट के लिए, वो है D5 स्क्वायर। ये एक ऐसा स्क्वायर है जो जनरली IQP के सामने है, मतलब इस आइसोलेनी के सामने है। और ये बहुत यूजफुल हो सकता है ब्लैक के लिए, राइट। एक हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक जंक्शन है जहां से हर पीस कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कि आप रूक F8 ला के रूक इधर ला सकते हो, फिर रूक आप शिफ्ट कर सकते हो। आप हमेशा F6 का नाइट यहाँ बिठा सकते हो। बिशप आप B7 डेवलप करके बिशप D5 बिठा सकते हो, क्वीन बिठा सकते हो। सो एक हिसाब से मैं बोलूँ तो ये एक भूसावल जंक्शन है, राइट। अगर हम ट्रेन में जैसे होता है ना कि एक पर्टिकुलर एक जंक्शन होता है और वहीं से सब ट्रेन बहुत बार डाइवर्ट होती है, तो ये एक ऐसा स्क्वायर है। तो इस पॉन के सामने का जो स्क्वायर है वो हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लैक के लिए, और ये एक डिसएडवांटेज है व्हाइट का इस पोजीशन में अगर हम देखें तो। और सेकंड जो डिसएडवांटेज है, जो कि ओवरऑल सभी लोग मानते हैं और बहुत बार लोग इसलिए भी IQP को अवॉइड करते हैं खेलना, दैट इज कि एंड गेम में ये पॉन वीक हो सकता है हमेशा। मतलब एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि एक्सचेंजेस जो है वो इन जनरल ज्यादातर फेवर करते हैं ब्लैक को, क्योंकि जैसे जैसे एंड गेम का पार्ट आएगा वैसे वैसे उस पॉन को आप प्रेशराइज कर सकते हो। वो कैसे करते हैं वो हम इसके बाद जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो IQP पे तो डेफिनेटली मैं कवर करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि D4 सच में एंड गेम में वीक होता है। कुछ कुछ एंड गेम्स में उसको इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, बट बहुत सारे एंड गेम्स में होता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है उसका। अब हम आ जाते हैं ब्लैक की तरफ से, कि ब्लैक के पास क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है। मतलब
जब तक हमको यही नहीं समझ आएगा कि ब्लैक, क्योंकि आपको दोनों साइड से अगर नॉलेज रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। भले ही आप व्हाइट से खेल रहे हो लेकिन ब्लैक की तरफ से भी उसके आइडियाज, उसके बेसिक जो जो चीजें हैं वो अगर उनको समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम देखते हैं ब्लैक की तरफ से क्या प्लस पॉइंट्स है। पहला है कि आप एंड गेम में इसको अटैक कर सकते हो हमेशा, मतलब आपके पास एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है जो व्हाइट के पास नहीं है। व्हाइट का जो गेम है वो ज्यादातर बेस्ड है अटैक पे, किंग साइड, मतलब इस साइड अटैक पे। दूसरा उसका गेम बेस्ड है टैक्टिक्स पे, ज्यादातर इन पोजीशंस में टैक्टिक्स बहुत अच्छे आते हैं, बिकॉज जैसे देखिए आप नाइट E5 पे बैठा हुआ है और कभी नाइट इंटू F7 जैसे सैक्रिफाइसेस आते हैं इसमें। बहुत सारे गेम्स ऐसे अवेलेबल हैं जिनमें ऐसा हुआ है। बिशप हमेशा D3 पे होता है, तो ग्रीक गिफ्ट जैसे सैक्रिफाइसेस आते हैं यहाँ पे हमेशा। तो ग्रीक गिफ्ट क्या होता है ये भी मैं डेफिनेटली किसी वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन अगर हम देखें तो टैक्टिक्स और अटैक पे ज्यादातर व्हाइट का गेम बेस्ड होता है, जबकि ब्लैक के पास एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है कि पीसेस एक्सचेंज करके मैं एंड गेम में व्हाइट के स्पॉन को अटैक करूंगा। तो ये ब्लैक के लिए बहुत अच्छी बात है। सो दूसरा अगर हम देखें तो जो उसके सामने जो D5 स्क्वायर है, जैसे कि हमने हमने ऑलरेडी देखा, मैंने बोला था कि अगर ये व्हाइट का डिसएडवांटेज है तो व्हाइट ब्लैक के लिए डेफिनेटली ये एडवांटेज होगा, D5 स्क्वायर। तो ये एक इंपॉर्टेंट था, जैसे हमने पहले बात की थी कि वहां से आप शिफ्ट कर सकते हो सभी पीसेस को। उसके बाद अगर हम आगे देखें इसमें तो ब्लैक के पास जो है वो पॉन्स का जो आइलैंड है वो दो ही है। मतलब आप देखिए कि ब्लैक के पास 4 पॉन यहाँ पे है और 2 पॉन यहाँ पे, जबकि व्हाइट के पास ऐसा नहीं है। व्हाइट के पास यहाँ पे 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है। तो जितने ज्यादा आइलैंड होते हैं पॉन्स, उतने ज्यादा स्ट्रक्चर उसका वीक हो सकता है, राइट। आपको बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना होता है, तो ब्लैक के लिए ये एक अच्छी बात है कि उसके पॉन्स जो है वो ज्यादातर जैसे बोलते हैं ना यूनिटी स्ट्रेंथ, जब जब तक आपके पॉन्स साथ होंगे या डबल नहीं होंगे तो वो सब अच्छे रहेंगे। अगर वो जैसे ही डबल हो गए, आइसोलेटेड हो गए, अलग अलग हो गए कहीं पे, उनको आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो पीसेस से, तो दिक्कत होने वाली है डेफिनेटली। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ब्लैक के पास जो है वो जो पॉन का जो आइलैंड है, मतलब जो सेट है वो ऐसा है कि दो ही है। यहाँ पे 3-3 है, तो व्हाइट को ज्यादातर कोशिश करनी होती है कि यहाँ पे डिफेंड करते रहे। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो जो ब्लैक के जो पॉइंट्स हैं उसमें हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, और हमने हमने देखा था अटैक ऑन D4, 2 पॉन आइलैंड, और तीसरा है एक्सचेंज पॉलिसी। ब्लैक के पास एक्सचेंज पॉलिसी हमेशा अवेलेबल है, क्योंकि जैसे ही एक्सचेंजेस होंगे आप एंड गेम में जाओगे, और एंड गेम में जाओगे तो आपको पता है कि IQP पे अटैक आने वाला है, मतलब उसको प्रेशर होने वाला है। तो ब्लैक कैन यूज एक्सचेंज पॉलिसी वेरी इजीली, जबकि व्हाइट के पास ऐसा नहीं होता। व्हाइट हमेशा कोशिश करता है कि बोर्ड पे पीसेस रहे, टेंशन बना रहे, ताकि टैक्टिक्स का चांस रहे, अटैक करने का चांस रहे, और कैसे तो करके मैं यहाँ तो इस पॉन को एक्सचेंज कर लूँ D5 खेल के, या फिर मैं उसमें से और कुछ तरीका ढूंढूं कि वो पॉन जो है, जैसे कभी अगर E5 पे एक्सचेंज हुआ तो ये पॉन शिफ्ट हो जाएंगी, कभी C5 पे हुआ तो ये पॉन शिफ्ट हो जाएंगे। तो उस वक्त आपके पास IQP नहीं रहेगी, मतलब ऑल एंड ऑल उसको या तो IQP हटाना है वहां से, या तो उसको एक्सचेंज कर देना है। तो ब्लैक के लिए ये भी एक अच्छा अच्छा पॉइंट है। उसके बाद अगर हम देखें जो ब्लैक के पास जो अच्छे पॉइंट है, तो उसके पास है D5 स्क्वायर, हमने ऑलरेडी देख लिया है, राइट। तो 4 जो हमने देखे इसमें पॉइंट वो ये थे कि अटैक ऑन D4, 2 पॉन आइलैंड, एक्सचेंज पॉलिसी हमेशा अवेलेबल ब्लैक के पास, और स्ट्रॉन्ग D5 स्क्वायर। तो ये 4 पॉइंट ब्लैक के लिए अच्छी बात है। अब हम देखते हैं कि ब्लैक जो है उसके पास जो निगेटिव पॉइंट्स है इसमें, वो भी हम देख लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि ब्लैक के पास कुछ निगेटिव बातें हैं जो ब्लैक को हमेशा ध्यान रखना है। तो पहला नेगेटिव पॉइंट तो यही है कि आपके पास स्पेस डिसएडवांटेज है, क्योंकि स्पेस आपके पास थोड़ी सी कम है इसमें। खासकर किंग साइड की अगर हम बात करें तो बिकॉज E6 पे पॉन है, तो यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि आप बहुत जल्दी पीसेस शिफ्ट नहीं कर पाते हो किंग साइड में, और उससे प्रॉब्लम ये होता है कि व्हाइट के पास एक जेन्यून चांस होता है स्ट्राइक करने का ऑन किंग साइड। तो ये जो प्रॉब्लम है एक ये छोटा है, लेकिन डेफिनेटली प्रॉब्लम है ब्लैक के लिए। और दूसरा जो मैं मानता हूँ हमेशा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसमें ब्लैक के लिए, वो है प्रॉब्लम चाइल्ड ऑन C8। अब आप देखिए हमेशा C8 पे जो बिशप होता है, क्योंकि पॉन E6 पे है, तो आप इसको इजीली डेवलप नहीं कर पाते हो इस डायगोनल में, पहली बात, क्योंकि यहाँ पे एक खुद का ही ब्लॉक लगा हुआ है, राइट। और दूसरा, अगर आपको B6 खेल के आपको BB7 खेलना है, तो ये इतना आसान नहीं होता है बहुत सारे पोजीशन में। बहुत बार ऐसा होता है कि नाइट C6 पे पड़ा हुआ है, रुक ऑलरेडी रुक C1 पे है, तो इसको सपोर्ट करना है, और आपको अगर BD7 निकालना है तो फिर उसको बहुत अच्छा डायगोनल नहीं है, बिकॉज अगेन यू हैव टू शिफ्ट दिस बिशप टू हियर, ताकि वो इस लॉन्ग डायगोनल पे हमेशा रहे। तो होता है ना घर में बहुत बार ऐसा होता है कि
तीन तीन चार बच्चे हैं और उनमें से कोई एक बच्चा है जो बहुत वीक है या प्रॉब्लम चाइल्ड है, उसको उसको हमेशा दिक्कत होती है, तो उसको आपको बहुत केयरफुली मैनेज करना होता है, राइट? पेरेंट्स भी क्या करते हैं उसमें कि उसको बहुत ही पैम्पर करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। तो इस पीस को आपको बहुत ही केयरफुली डील करना पड़ेगा हमेशा, कि ऐसा ना हो कि बाकी सब पीसेस तो डेवलप हो जाएँ, ये बिशप जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करे और उसके कारण मुझे हमेशा इन्फीरियर पोज़ीशन है। तो प्रॉब्लम चाइल्ड ऑन C8 जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्लैक के लाइफ का इस पोज़ीशन में खासकर। हाँ, जब पॉन C6 पे होती है तब उतना प्रॉब्लम नहीं होता है उससे, बट जनरली जब आप E6 पे पॉन है तो आपको उस बारे में सोचना चाहिए। तो अगर हम देखें तो मुझे लगता है हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया था, व्हाइट के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और ब्लैक के भी हमने देखा कि प्लस और माइनस पॉइंट। तो मेनली इस वीडियो का मेरा यही एम था कि पहले हम इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट इसमें मैं कोशिश करूँगा कि हम उस पे जो प्लान्स हैं उसको हम कोशिश करें समझने की, और वन बाय वन मैं एक-एक प्लान आपको समझाऊँ कि अगर आपको आईक्यूपी पोज़ीशन आ जाती है, और साथ ही साथ हम ये भी कवर करेंगे किन-किन ओपनिंग से ये पोज़ीशन आती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको ये हमेशा आएँगी। जैसे मुझे याद है निम्ज़ो इंडियन में या फिर एलेपिन में, सिसिलियन एलेपिन में, और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि C4, D4, E4 सभी टाइप की ओपनिंग से ये पोज़ीशन आ सकती है, राइट? ऐसा नहीं कि आपको किसी एक पर्टिकुलर लाइन को आप D4 खेलते हो हमेशा तो ये नहीं आएगी, बिल्कुल आ सकती है, राइट? बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस हैं हर ओपनिंग में जिनमें से ये पोजीशन आ सकती है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में। जैसे मैंने बोला था आपको कि पॉन E6 या C6 पे हो सकती है, या फिर पॉन व्हाइट का भी पॉन जो है कभी E3 या C3 पे हो सकता है विद ब्लैक्स पॉन ऑन D5। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मुझे लगता है चेस में, और आईक्यूपी को समझने के लिए हमको थोड़ा-सा उस पे गेम्स भी देखने पड़ेंगे। मैंने आज सिर्फ़ उसको बैकग्राउंड, थोड़ा उसका जो बेस है वो समझाने की कोशिश की थी, और हम कोशिश करेंगे आगे भी हम उसको देखते रहें। और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन्स हैं इस आईक्यूपी के बारे में, क्योंकि मैंने देखा था कि जब मैं लाइव स्ट्रीम करते हैं हम, तो तब भी आईक्यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन्स आते हैं, तो उनको ज़रूर ये वीडियो चेक करना चाहिए। और जिनको भी थोड़ा-सा बेस चाहिए स्पॉन स्ट्रक्चर समझने का, तो उनको ज़रूर ये देखना चाहिए, राइट? बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट इसमें, जिसमें मैं आपको प्लान्स बताने वाला हूँ कि हाउ टू प्ले विथ आईक्यूपी एंड अगेंस्ट आईक्यूपी, राइट? थैंक यू, बाय।